सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। रोहन अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए गया था। उसके घर का माहौल एकदम अजीब सा था, सब कुछ शांत और गंभीर। देर रात तक पढ़ाई खत्म करने के कारण वह हॉस्टल वापस नहीं जा सकता था। कुछ कर उसने अपने दोस्त के घर ही रुकने का फैसला किया। उसकी दोस्त की मां ने उसे एक कमरा जो ऊपर था रुकने के लिए दिया। कमरे में पहुंचते ही उसे अजीब सा डर लगने लगा। वो डर क्यों था ये उसे समझ में नहीं आया। देर रात तक वो सो नहीं पाया। जैसे ही उसकी आंख लगी उसे अपने करीब कोई साया महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके दोस्त की मां वैम्पायर के रूप में उसके पास खड़ी है। गर्दन पर अपने दांत लगाकर उसका खून पीने लग गई। इस पूरे घटनाक्रम के कारण रोहन बहुत डर गया और उसकी जोरों से चीख निकल गई। क्या हुआ रोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? देवेश के उठाने पर रोहन की आंख खुली तो वो अपने हॉस्टल में था। इसका मतलब ये सपना था। सपना बड़ा ही डरावना था यार। अरे क्या हुआ, बोलो ना। कुछ नहीं यार, एक सपना देख रहा था। अब बिल्कुल ठीक हो। कहा था ना सोते समय भूत की फिल्म मत देखा करो, मगर तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। अब डर गए ना, सो जाओ चुपचाप, सुबह हमारी क्लास है। अगले दिन रोहन पूरी तरह नॉर्मल था। पूरे दिन स्कूल की एक्टिविटी में व्यतीत हुआ। रात को थक कर जैसे ही उसने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद करी, कुछ देर बाद उसे वापस वही सपना आने लगा। डर के कारण दोबारा उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ? देवेश फिर वही कल रात वाला सपना। कहते हुए रोहन डर के कारण पसीना पसीना हो रहा था। अरे परेशान मत हो, ये एक सपना ही तो है, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मगर उस रात के बाद रोहन कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया। हर रात उसे वही सपना आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस सपने का उसकी जिंदगी से क्या कनेक्शन है। वही डरावना सा घर, वही कमरा और वही उसकी माँ वैम्पायर बनकर उसके सामने खड़ी होती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी क्लास में एक रवि नाम का लड़का पढ़ने आता है। देवेश और रोहन उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रवि उन दोनों को अपने घर पर बुलाता है। देवेश किसी कारण से नहीं जा पाता है। रोहन जैसे ही उसके घर पहुंचता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह वही घर है जो वह हर सपने में देखता था। लगता है आज सपना हकीकत बन जाएगा। आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, मगर जो कुछ भी हो उस सपने की तह तक पहुंचना है तो घर में तो जाना ही होगा। डरते हुए रोहन रवि के घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर रोहन रवि के परिवार से मिलता है, लेकिन वो तो सपने के परिवार से उल्टे थे। रवि का परिवार हंसमुख और मिलनसार था। कुछ देर बाद सब लोग खाना खा लेते हैं और रोहन बहाना बनाकर उसके घर में रुक जाता है। रोहन को रुकने के लिए वही ऊपर का कमरा मिलता है। रोहन उस कमरे में जाता है तो सामने वही औरत की फोटो लगी थी जो उसे सपने में नजर आती थी। वह तस्वीर उतार कर देखता है तो उस पर रति बाला लिखा था। रवि, ये कौन है? ये इस घर की पुरानी मालकिन है। दादाजी ने इनसे ही घर खरीदा था। क्या तुम ये तस्वीर रात के लिए यहाँ से हटा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। रवि तस्वीर हटा देता है और उसे स्टोर रूम में ले जाकर रख देता है। रोहन कुछ देर तक रवि से बातें करता रहा, फिर दोनों उसी कमरे में सो गए। आधी रात को तेज बिजली कड़कने लगी और दूर कहीं उल्लू के रोने की आवाज आ रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से रोहन की नींद खुल गई तो रति बाला उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। रोहन की चीख निकल गई। क्या हुआ? तुम क्यों चीख रहे हो? यहाँ पर अभी कोई था। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाई पर वहां पर कोई नहीं था। शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। रोहन सारी ओर देखने लगा तो उसे भी रति वाला कहीं नजर नहीं आई, लेकिन तभी उसकी दोबारा चीख। उसने रवि को दीवार की ओर इशारे से कुछ दिखाने की कोशिश की। सामने का नजारा देखकर रवि भी चौंक गया। रति वाला की तस्वीर वहीं पर टंगी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि जो तस्वीर वो लोग स्टोर रूम में रखाए थे तो वापस ऊपर कैसे आ गई। दोनों सारी रात सो नहीं पाए। रोहन ने अपने लैपटॉप खोले और रतिबाला के बारे में सर्च करने लगा। अचानक उसकी निगाह गूगल पर रतिबाला की तस्वीर पर गई। वहां पर लिखा था रतिबाला एक नर पिशाच। वहां पर उसके बारे में सिर्फ ऐसा लिखा था
कि बिहार के पटना के पास एक छोटे से गांव में रतिबाला नाम की लड़की रहती थी। शुरुआत में तो वो बहुत नॉर्मल लगती थी, मगर धीरे धीरे गांव के लोगों में चर्चा होने लगी कि उसके ऊपर किसी बुरे साये का प्रकोप है। उसके हम उम्र बच्चों ने उसे कई बार कुत्ते, बिल्ली या फिर जिंदा मुर्गे को खाते हुए देखा था। गांव के लोगों ने जब उसका विरोध करना शुरू किया तो वो वहां से गायब हो गई। इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। रोहन ने उसके बारे में जानने का फैसला लिया। वो उसके गांव जा पहुंचा। गांव पहुंचने पर भी जितना उसे नेट पर पढ़ने को मिला था उतना ही वहां के लोगों को पता था। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता था। ये रतिबाला और मेरा क्या संबंध है? वो मेरे ही सपनों में क्यों नजर आती है? रोहन अपनी कार से वापस अपने शहर लौट रहा था। अचानक उसकी कार रास्ते में एक घर के सामने रुक गई। घर बहुत ही पुराना सा था। अब ये और क्या मुसीबत है? कार चलते चलते अचानक क्यों रुक गई? रोहन ने घर की ओर देखा तो ना जाने कि सम्मोहन ने उस घर की ओर खींचा चला गया। दरवाजे को जैसे धक्का दिया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहन अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर की सजावट बहुत ही अजीब सी थी। कटे हुए सर, मरे हुए जानवरों की तस्वीरें, शमशान की तस्वीरें। सजावट देखकर रोहन को यकीन हो गया कि ये कोई सामान्य घर नहीं है। वो बाहर जाने वाला था कि उसके पैर अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। नीचे से ही चले जाओगे? ऊपर आकर हमसे मिलोगे नहीं? कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? एक बार ऊपर तो आकर मिलो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास होंगे। रोहन सम्मोहित होता हुआ उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। सामने कमरे में एक महिला बैठी थी जिसके लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। कौन है तुम? उस महिला ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया, रोहन डर के कारण 2 कदम पीछे हट गया। तुम तो रतिबाला हो। तुम यहाँ पर कैसे? आदेश, तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ कैसे? मैं तो पिछले कई सालों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तुम भूल गए मुझे? मेरा इंतजार कर रही थी? मगर क्यों? मैं तो हॉस्टल जा रहा था। अचानक मेरी कार यहाँ तुम्हारे घर के सामने कैसे रुक गई? आदेश, अब हमारे मिलन का समय आ गया है। अब तुम्हें सब कुछ याद करना ही होगा। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें तुम्हारे सपनों में आकर हमारे पिछले दिनों की याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम हो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं आता। हार कर मैंने तुम्हें तुम्हारे पुराने घर भी भेजा था, मगर वहाँ भी तुम्हें मेरी फोटो देखकर कुछ याद नहीं आया। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा मेरे सरताज। जल्दी ही मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी। ये लो ताजा इंसान का खून, इसे पीकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? इंसान का खून पीना पड़ेगा? इंसान होकर इंसान का खून कोई कैसे पी सकता है? इंसान नहीं, वैम्पायर इंसान का खून पीते हैं। तुम भी वैम्पायर हो। हम दोनों इंसान नहीं, वैम्पायर हैं। क्या कहा तुमने? तुम वैम्पायर हो? इसका मतलब मैंने जो नेट पर तुम्हारे बारे में पढ़ा था वो सब सच था। शायद तुमने आधी अधूरी बातें सुनी। मैं नहीं, तुम भी वैम्पायर हो। आज की रात तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। तब तक तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। आदेश, तुम तो शुरू से ही एक वैम्पायर थे। पूर्णमासी की रात को जब मेरा जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में तुमने मेरा खून पीकर मुझे भी वैम्पायर बना दिया था। मेरे पैदा होने के बाद हर पूर्णिमा को तुम मेरा खून चूसते थे ताकि तुम्हारी तरह मैं भी ताकतवर हो जाऊं। बचपन से ही वैम्पायर होने के कारण माँ के दूध की जगह मैं माँ का खून पीकर ही पली बढ़ी हूँ। माँ तिल तिल सूख रही थी, मगर किसी को पता ही नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है। बड़े होने पर कभी कुत्ते का और कभी बिल्ली का खून पीने लगी। बाकी सब तो तुम्हें मेरे बारे में पता ही है। आगे की कहानी सुनाती हूँ। अपने घर से गायब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली गई थी, जो तुम्हें सपनों में दिखता था। हम दोनों रात को वेश बदलकर आसपास के बच्चों का खून चूसते थे। जब इंसानों को इसके बारे में पता चला तो हमें वो घर छोड़ना पड़ा और फिर हम जंगल में आकर बस गए। धीरे धीरे यहाँ जंगल में पूरी बस्ती हो गई थी। एक दिन एक गांव वालों ने तुम्हें बच्चों का खून चूसते हुए देख लिया था और उस दिन तुम्हें जिंदा जलाकर मार दिया था। क्या अजीब कहानी है। कहानी नहीं, हकीकत है। हमारी दुनिया का नियम है, जब कोई पिशाच इंसान द्वारा मार दिया जाता है
तो उसे इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेना होता है। इसीलिए तुम इंसान के रूप में जन्म लिए हो, मगर अब तुम 18 साल के हो गए हो, तो तुमको वापस पिशाच बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से याद दिलाने की सारी कोशिश कर रही थी मैं, मगर अब मैं तुम्हें सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से याद दिला दूंगी। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम भी मेरी तरह इस दुनिया में राज करोगे। हम दोनों मिलकर इस दुनिया को वैम्पायर वर्ल्ड में बदल देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहूंगा। तुम इंसान नहीं पिशाच हो, और तुम्हें दोबारा पिशाच बनना ही होगा। रतिबाला उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। कमरे में शैतान की तस्वीर लगी हुई थी। सामने हवन कुंड बना हुआ था। कमरे में जाते ही रोहन मानो सम्मोहित हो चुका था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की रोशनी उस कमरे के अंदर आ रही थी। अब रतिबाला जैसा जैसा कह रही थी वैसा वैसा रोहन कर रहा था। रोहन ने रतिबाला के कहने पर शैतानी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। चांद की रोशनी जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे रतिबाला पूजा भी करती जा रही थी। जैसे ही चांद आसमान के बीचों बीच आया, रतिबाला ने रोहन को खून से नहलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रोहन बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने सामने कटोरी में रखा हुआ इंसान का खून पिया और रतिबाला की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपने नुकीले दांत रतिबाला के गले में घुसा दी और उसका खून चूस लिया। कुछ देर बाद रतिबाला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो मुस्कुराकर बोली, स्वागत है वैम्पायर वर्ल्ड में मेरे सरताज। काली गहरी रात, दूर तक फैला हुआ अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। उस सन्नाटे को चीरते हुए दूर कहीं जानवरों के रोने की आवाज आ रही थी। पेड़ पर चमकती दो आंखें मानो किसी का इंतजार कर रही हो। दूर दूर तक किसी गाड़ी या इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी एक पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज आई और पेड़ से उसकी लाश नीचे गिर गई। उन आंखों में चमक आ गई थी। तभी दूर से आती एक कार को देख चमगादड़ उड़ने लगे और जाकर उस कार के कांच पर चिपक गए। ड्राइवर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और एक तेज झटके के साथ कार पेड़ से जा टकराई। पेड़ पर मौजूद सारे पक्षी उड़ गए और जंगल का सन्नाटा शोर में बदल गया। मानो सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे। कार में से एक सुंदर सजीला नौजवान उतरा और कार की हालत देखकर पछताने लगा। यार, जब कभी मुझे कहीं जाने की जल्दी होती है तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। अभी मुझे हर हाल में दिल्ली पहुंचना था, तभी तो रात को सफर किया। सबके मना करने के बावजूद शॉर्टकट लिया, मगर अब ये मुसीबत। वह कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार के बोनट में से धुआं ही धुआं निकल रहा था। कि यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। ये कार बिना मैकेनिक के चालू नहीं होगी। इस रास्ते पर तो गाहे बगाहे कोई निकलता है। रात के समय तो किसी का निकलना नामुमकिन है। अब शहर कैसे पहुंचूंगा? वो अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करने लगा, मगर वहां नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी निगाह रतिबाला की हवेली पर पड़ी। बीच जंगल में हवेली किसकी होगी? जाकर देखता हूँ, शायद मदद मिल जाए। वो उस ओर जाने की सोच ही रहा था कि उसके सामने रतिबाला आ गई। रतिबाला अपने रूप से बिल्कुल अलग लग रही थी। झील सी गहरी नीली आंखें, सुर्ख लाल होठ, लंबे घने बाल। उस पर वन पीस पहने रतिबाला किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अंकुश उसके रूप सौंदर्य के जाल में फंस गया था। वह एकटक उसे निहार रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जंगली जानवरों के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी, मानो वो किसी अनहोनी का पूर्व संकेत दे रहे हो। मगर अंकुश पूरी तरह संकेतों को अनसुना करके रतिबाला की आंखों में खोया हुआ था। जंगल में इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप कहें तो मैं आपकी कोई मदद कर दूं? रतिबाला की आवाज में भी कामुकता थी, जिसे सुनकर अंकुश और बहक गया। वो खामोश खड़े होकर उसे देख रहा था और रतिबाला जोरों से हंसते हुए बोली, इस सुनसान जंगल में किस सोच में डूबे हुए हो? क्या आपको पता नहीं यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है? इसके पहले कि किसी जानवर का डिनर हो, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए।
रतिबाला की हंसी से मानो अंकुश का ब्रह्मजाल टूट गया। वो बोला, आप कौन हैं? इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? मेरी तो पूरी जिंदगी इस घने जंगल के बीच में गुजर गई। मुझे यहाँ डर नहीं लगता। सामने देख रहे हैं, वो मेरी हवेली है। आप चाहें तो कुछ देर वहाँ रुक सकते हैं। सुबह होते ही मैकेनिक आपकी कार सुधार देगा। तब तक आप हमें अपनी सेवा का मौका दें। एक घने जंगल में हवेली, ऊपर से जंगली जानवरों का रोना। एक पल को अंकुश का भ्रम टूट गया। वह रतिबाला की ओर देखकर बोला, जी मैं यही ठीक हूँ, बस आप मैकेनिक का इंतजाम कर दीजिए। आप सुनसान जंगल में जंगली जानवरों के बीच खड़े होकर खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, मगर एक खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताने में परेशानी है। हमें आपकी सेवा का मौका तो दीजिए। रतिबाला के कहने पर अंकुश मानो सम्मोहित होता हुआ उसके पीछे चलने लगा। मुझे तो लगा था बीच जंगल में ही पूरी रात बितानी पड़ेगी, मगर शुक्रिया आपका जो आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। जी शुक्रिया तो आपका कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मगर कैसे? आइए हमारे पीछे आइए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कहते हुए रतिबाला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और अंकुश मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे पीछे चल रहा था। हवेली का पोर्च काफी गंदा था। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से वहां कोई नहीं रहा हो। पोर्च के चारों ओर सूखे पत्तों के ढेर थे। एक कोने से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अंकुश ने उस ओर देखा तो हड्डियों का ढेर और कुछ मरे हुए जानवरों के शरीर पड़े थे। यह सब कुछ देखकर भी उसे समझ नहीं आया। वो रतिबाला के पीछे पीछे पोंछ पार करता हुआ हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। रतिबाला के पहुंचने से ही हवेली का दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। अंकुश कुछ कदम अंदर आया ही था कि हवेली का दरवाजा खट से बंद हो गया। अंकुश ने पीछे मुड़कर देखा तो रतिबाला बोली, क्या बात है, तुम वहां पर क्यों रुक गए? आगे आओ। वो दरवाजा अपने आप खुला और बंद हो गया। रतिबाला के चेहरे पर कुटिल हंसी थी। उसने अंकुश का हाथ पकड़ा और उसे सम्मोहित करते हुए अपने साथ एक कमरे में ले आई। अंकुश भी मदहोश उसके पीछे चल रहा था। कमरे में एक कुर्सी पर आदेश बैठा हुआ किसी जंगली जानवर का पेट खा रहा था। कुर्सी पर दो चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। बड़े बड़े दांत और नाखून किसी के भी मन में भय पैदा करने के लिए काफी थे। यह नजारा देखकर अंकुश होश में आ गया। वह हवेली के उस कमरे को देखने लगा। कमरे के बीचों बीच शैतान की बड़ी सी मूर्ति थी जिसकी आंखों में आग जल रही थी। पास ही मरे हुए जानवरों का ढेर था। ये सब क्या है? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? शायद तुम्हारी इसी हवेली के कारण कोई इस रास्ते पर आना पसंद नहीं करता। कहते हुए अंकुश ने अपने आसपास के डर को भांप कर हवेली से बाहर जाने की कोशिश की, मगर उसके पैर वहीं जम चुके थे। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जवाब दो, कौन हो तुम लोग? अंकुश की आवाज में अब भय साफ साफ नजर आ रहा था। रतिबाला गुस्से में अंकुश की ओर देखने लगी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थी। लाल खूबसूरत होठ लंबे नुकीले काले दांतों के पीछे छुप गए थे। बड़े बड़े नाखूनों से वो खुद को नोचने लगी। इस कारण उसके शरीर पर जगह जगह घाव बन गए जिसमें से खून टपक रहा था। कुछ देर पहले जो खूबसूरत लड़की थी अब एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। मेरे सरताज की जय हो, अंधेरे के बादशाह की जय हो। आओ रतिबाला, बहुत दिनों के बाद तुम इस कमरे में आई हो। सरताज, बहुत दिनों के बाद आपके लिए जवान खून की व्यवस्था कर पाई हूँ। इसके बाद उसने खून का स्वाद चखने के लिए कहा। यह सुनकर उसने कहा, सच रतिबाला, ये जानवरों का बेस्वाद खून पीते पीते मुंह का स्वाद खराब हो गया। आज तो जश्न होगा, जश्न। उन दोनों की बातें सुनकर अंकुश का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहना चाह रहा था मगर उसकी आवाज गले में कैद हो गई। चारों तरफ उन दोनों की भयानक हंसी गूंज रही थी। अचानक माहौल में खामोशी छा गई। रतिबाला गर्दन झुकाकर खड़ी थी। वहां का माहौल देखकर उसके हाथ पैर ठंडे हो गए।
वो भागने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो पाया। जाने दो मुझे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, जाने दो। बिगाड़ा तो हमने भी किसी का कुछ नहीं। जैसे तुम्हें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे हमें मानव शरीर का खून। मगर तुम लोग हम लोगों से ऐसे दूर जाते हो मानो हमें जीने का कोई हक ही ना हो। जब तक मांगने से नहीं मिलता तो छीन लिया जाता है, जैसे आज तुम्हें बीच जंगल में रोक लिया। कहते हुए वो बहुत जोरों से हंस रही थी। अंकुश वहां से भागने के लिए अपने पैरों को उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी वजन उसके पैरों से बांध दिया गया हो। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आदेश खड़ा था। वो एक पल में कुर्सी से उसके पीछे आ गया। यह बात अंकुश के लिए एक पहेली बन गई। उसकी लाल चमकती आंखें और लपलपाते हुए होठों को देखकर अंकुश वहीं बेहोश हो गया। आदेश ने अपने हाथों की शक्ति से अंकुश का शरीर हवा में उछाल दिया। रतिबाला, मेरे पिशाच बनने के बाद शैतान देवता को यह हमारी 107वीं मानव बलि है। बस एक और इंसान का खून शैतान देवता को चढ़ा दिया तो हम लोग बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे हम दोनों। कहते हुए आदेश जोरों से हंसने लगा। रतिबाला भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर हंस रही थी। मेरे इतने बरसों का इंतजार पूरा हो जाएगा। मेरे सरताज, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। उस खूबसूरत समय की प्रतीक्षा है। अगली बलि आखिरी बलि होगी, जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं, किसी खास मनुष्य की होगी। ऐसा मनुष्य ढूंढना थोड़ा कठिन काम होगा। आप आदेश कीजिए सरताज। आपके लिए तो रतिबाला इस दुनिया के किसी भी कोने से उस इंसान को ढूंढ कर लेकर आएगी। लेकिन अच्छाई के देवता इस बलि को पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए तुम्हें खास मेहनत करनी होगी। अगली अमावस्या के पहले हमें वो बलि देनी ही होगी। चिंता ना करें मेरे सरताज, मेरे होते हुए आपको अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए धनुष के शरीर का खून पीने लगे और जानवरों के रोने की आवाज से गूंज उठा। अंकुश की मौत के बाद हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। आदेश की गहरी लाल आंखें और ज्यादा डरावनी लग रही थी। मुंह से टपकता हुआ खून, माथे पर चिंता की लकीर। उसकी यह हालत देखकर रतिबाला से रहा नहीं गया और वो उसके करीब आकर बोली, क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो। आज तो जश्न होना था मगर यहाँ मातम है। जश्न होगा, जरूर होगा। जैसे ही अंतिम बलि दी जाएगी तब जश्न होगा, मगर मैं उस बलि के लिए चिंतित हूँ। इंसानों के इस भीड़ में उस खास इंसान को ढूंढना मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। अमावस्या को कुछ ही दिन बाकी है, सब कुछ कैसे होगा? तभी शैतान की मूर्ति में से आवाज आने लगी, शैतान का राज दुनिया पर कायम रहे। तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। अगली बलि एक लड़की की होगी। उसके कंधे पर ओम लिखा होगा। उस तक पहुंचने के लिए तुम सभी के अंदर की शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। तुम खुद उसकी ओर खींचे चले जाओगे। जाओ, ढूंढो उस लड़की को। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बलि के लिए उसे इस महल में स्वयं आना होगा। जबरदस्ती करके लाने पर शैतान बलि स्वीकार नहीं करेगा। शैतान के कहते ही ढेर सारे चमगादड़ उड़कर उस लड़की को ढूंढने के लिए हवेली से बाहर निकली। आदेश, अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। शैतान भी तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास नहीं है। जाओ और जाकर उस लड़की को ढूंढो। आदेश के कहने पर रतिबाला भी एक चमगादड़ के रूप में बदल गई और उस लड़की को ढूंढने के लिए हवेली से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ गोवा में कुछ लोग बीच पर मस्ती कर रहे थे। आन्या, देख इधर, ये क्या है? क्या हुआ, क्या है? सी,
टैटू चल बनवाते हैं। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाऊंगी, तू करवा ले, मुझे ये सब पसंद नहीं। यार तू भी ना पुराने जमाने के लोगों की तरह बात मत कर, चल मेरे साथ। रीमा आन्या को खींचकर अपने साथ टैटू बनवाने के लिए ले गई। एक और रीमा ने जहाँ अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाया, वहीं आन्या ने अपने कंधे पर ओम लिखवाया। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया। रीमा, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। प्रोफेसर का फोन था। वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए हम लोगों को देहरादून के जंगलों में जाना है। तेरा बढ़िया है, 2 दिन की छुट्टी में गोवा घूम ली और अब पढ़ाई के नाम पर देहरादून। एंजॉय योर ट्रिप। कहाँ का एंजॉय, जंगली जानवरों के बीच दिन कहाँ और रात कहाँ पता ही नहीं चलता। कब किसका भोजन बन जाऊं भगवान भरोसे, जिंदा रहे तो मिलेंगे। बाय। आन्या देहरादून के जंगलों में अपने प्रोफेसर के साथ वाइल्ड लाइफ के बारे में रिसर्च कर रही थी। सभी दूर तराशने के बावजूद रतिबाला को किसी भी लड़की के कंधे पर ओम नजर नहीं आया और न ही किसी लड़की को लेकर ऐसी वाइब्स आई कि वो उसकी ओर आकर्षित हो। ना जाने वो लड़की कहाँ छुपी होगी जिसके करीब जाने पर मुझे कोई खास एहसास होगा। रतिबाला उड़ते हुए जब जंगल पर से जा रही थी तो उसके पंख विपरीत दिशा में उड़ने पर मजबूर कर रहे थे। ये क्या हो रहा है, मैं किधर जा रही हूँ? वह बड़ी मुश्किलों से अपनी हवेली पहुंची। रतिबाला, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? रतिबाला गर्दन झुकाकर खड़ी थी। आदेश अपने असली रूप में आ गया और उसने उसकी गर्दन पर अपने दांत गला दिए। इतना छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। लगता है उम्र के साथ तुम किसी काम की नहीं हो। लानत है तुम्हारे वैम्पायर होने पर। मुझे माफ कर दो आदेश, मगर ना जाने क्यों जैसे ही मैंने जंगल में प्रवेश किया, जंगल के अंदर आना मुश्किल हो रहा था। मानो कोई मुझे प्रवेश करने से रोक रहा था। ये क्या कह रही हो तुम? जंगल में प्रवेश करने से रोक रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की जंगल में ही कहीं आसपास हो? आप फिक्र न करें, जल्द ही वो लड़की आपकी सेवा में हाजिर होगी। अगले दिन आन्या किसी पौधे को करीब से देखकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी अचानक से तेंदुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथों से कॉपी पेन नीचे गिर गए। वह डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी तेंदुआ और उसके करीब एक शख्स आकर खड़ा हो गया। जैसे ही तेंदुआ और उसकी निगाह मिली, तेंदुआ डर के पीछे हट गया। कौन हो तुम? यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? और वो तेंदुआ तुम्हें देख के डर क्यों गया? सारे सवाल एक साथ ही करोगी या कुछ बात के लिए बचाओगी? वैसे तुम बताओ, यहाँ जंगल में क्या कर रही थी? यदि मैं समय पर नहीं आता तो शायद उस तेंदुए का लंच हो जाता। हाँ वो तो है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। मगर तुम इतनी गर्मी में ये काले कपड़े क्यों पहने हो? और तुम्हारा चेहरा इस मास्क के पीछे क्यों है? कहते हुए आन्या उसके चेहरे से मास्क हटाने लगी तो आदेश 2 कदम पीछे होकर अचानक गायब हो गया। आन्या उसे ढूंढने लगी। तभी प्रोफेसर उसके सामने आए। आन्या कम फास्ट, ठंड के मौसम में यहाँ शाम बहुत जल्दी हो जाती है। अंधेरा होने के पहले हमें रिजॉर्ट पहुँचना है। प्रोफेसर के कहने पर आन्या उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ी, मगर वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी। आदेश भी चमगादड़ के रूप में उड़ते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी नजर उसके कंधे पर लिखे ओम पर गई। तुम सही कह रही थी रतिबाला, वो लड़की यही है, इसी जंगल में। उससे तो दोस्ती कर, उसे उसकी मर्जी से हवेली के अंदर लेकर जाऊंगा। कहते हुए आदेश जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी की गूंज से पूरा जंगल कांप उठा। रात के घने अंधेरे में आन्या के कमरे में केवल टेबल लैंप जल रहा था। वह किसी बुक को पढ़ रही थी। रतिबाला उड़ते हुए उसके पीछे खड़ी हो गई। उसे पकड़कर उसका खून चूसने के लिए जैसे ही उसकी गर्दन पर झुकी, उसकी गर्दन पर लिखे ओम के कारण उसे तेज झटका लगा। अपने ऊपर किसी के हाथों का एहसास होने पर आन्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रतिबाला चमगादड़ के रूप में कमरे के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गई। अगले दिन आदेश दोबारा आन्या के सामने उसी नकाब में खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर आन्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे आज तुम दोबारा यहाँ? अब किस मुसीबत में मुझे बचाने आए हो? बचाने नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। एक मुलाकात के बाद ही दोस्ती? व्हाट अ कॉन्फिडेंस। आप यहाँ पर जंगली जानवरों पर रिसर्च करने आई है ना, तो मुझसे दोस्ती करके आप ऐसे जानवरों के बारे में पता लगा सकती हैं जो ना जानवर है और ना ही इंसान।
क्वाइट इंटरेस्टिंग। मगर वो मुझे मिलेगा कहाँ? आन्या की बात सुनकर आदेश को लगा कि आन्या उसकी बातों में आ गई है और वो उसे आसानी से हवेली के अंदर ले जा सकता है। काफी टाइम से जंगल में रह रहा हूँ, इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। भरोसा करके मेरे साथ चल सकती हो, मगर दिन में नहीं, वहां रात में चलेंगे। आदेश की बात सुनकर आन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह रात होने का इंतजार करने लगी। आदेश रिजॉर्ट में आया और उसे अपने साथ हवेली की ओर ले जाने लगा। मगर न जाने क्यों रति बाला के मन में एक चिंता आ गई और चमगादड़ के रूप में उड़ते हुए वो उन दोनों पर नजर रख रही थी। आदेश, मुझे तो तुम भी एक अजूबा ही लगते हो। दिन के वक्त नकाब में रहते थे और अब बिना नकाब। इसका राज तो तुम्हें हवेली में जाकर पता चल जाएगा। जंगली जानवरों पर और जंगल में रिसर्च करते करते आन्या यूं तो जान गई थी कि किसी अनजान के साथ ऐसे सुनसान जगह पर जाना जान का खतरा भी हो सकता है, मगर उसे उस हवेली का राज जरूर जानना था जिसके बारे में उसने गांव वालों से सुन रखा था। आदेश आन्या के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगा। शैतान के लिए बलि आ गई थी, इसलिए चमगादड़ों ने उड़कर जश्न मनाया। इतने सारे चमगादड़ को एक साथ उड़ता हुआ देखकर आन्या हैरान हो गई। पिछले 4 सालों से जंगल में अलग अलग जगह जाकर रिसर्च कर रही हूँ, मगर इतने सारे चमगादड़ एक साथ पहली बार देख रही हूँ। और भी कई सारी चीजें हवेली में पहली बार देखोगी, आओ मेरे साथ। आदेश के कहने पर आन्या मानो यंत्रवत उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। आदेश के पहुंचने पर हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे ही वे दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए, हवेली का दरवाजा बंद हो गया। हवेली के अंदर पहुंचते ही आन्या को होश आया, क्योंकि शैतान के लिए बलि तभी दी जा सकती थी जब लड़की पूरे होशो हवास में हो। अब आदेश अपने असली रूप में आ गया था। वेलकम टू माई वर्ल्ड। बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था यहाँ पर, अब तुम आ गई हो। इंतजार खत्म। तुम्हारी बलि के बाद मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए आदेश हंसने लगा। सारे चमगादड़ आन्या के आजू बाजू उड़ रहे थे। रतिबाला, कहाँ हो तुम? आज के दिन का तुम्हें इतने बेसब्री से इंतजार था और अभी तुम ही नहीं हो। मगर वो अदृश्य रूप से उन लोगों पर नजर रखी हुई थी। कौन हो तुम और धोखे से मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बलि, दुनिया पर राज, क्या है ये सब? कहते हुए आन्या भी जोरों से हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख आदेश हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। तुम्हें क्या लगा आदेश, तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम मुझे यहाँ नहीं लाए हो, मैं मेरी मर्जी से यहाँ आई हूँ। तुम मेरी क्या बलि चढ़ाओगे? आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो सुनो मेरी यहाँ तक आने की कहानी। आज से 10 दिन पहले जब तुमने एक व्यक्ति का खून चूस कर उसका शरीर हवेली के बाहर फेंका था, वो शरीर मेरे गुरुजी को मिल गया था। उस समय मैं गोवा में थी और तभी गुरुजी का फोन आया। आन्या, इस दुनिया पर शैतान का राज कायम होने वाला है, जिसे तुम ही रोक सकती हो। अमावस्या के पहले तुम्हें उस वैम्पायर को मारना होगा। मगर मैं उस वैम्पायर को पहचानूंगी कैसे? वैसे तो वैम्पायर दिन के उजाले में सूर्य की रोशनी से बचने के लिए हमेशा खुद को ढक कर रखते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह खुद तुम्हें अमावस्या के पहले ढूंढकर अपने ठिकाने पर ले जाएंगे। वही तुम्हें उसका अंत करना होगा। समझे वैम्पायर आदेश, मैं यहाँ पर कैसे आई? जब पहली बार तुम मुझे मिले थे, खुद को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए खुद को पूरा कवर किए हुए थे। तुम यहाँ पर आ तो गई हो, मगर अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाओगी। मैं अमर हूँ, अमर हूँ, मुझे तुम नहीं मार सकती। बस कुछ पल की बात है, जैसे ही 12 बजेंगे तुम्हारी बलि और इस दुनिया पर मेरा राज होगा। कहते हुए आदेश ने बड़े बड़े नाखूनों से आन्या के चेहरे को नोचने लगा। आदेश ने आन्या के चेहरे को नोचकर उसका टपकता हुआ खून पीने लगा और फिर उसे अपने दोनों हाथों की मदद से हवा में उड़ा दिया। आन्या खुद को संभालते हुए जैसे ही जमीन पर वापस आई, आदेश अपने बड़े बड़े दांतों से उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। मगर आन्या पहले से ही सचेत थी। उसने अपनी कमर से चांदी की कटार निकाली
और उससे आदेश पर वार कर दिया। गुरुजी ने बताया था वैम्पायर को मारने के लिए सूरज की रोशनी और चांदी ही काफी है। शुद्ध चांदी तुम लोग छू नहीं सकते। कहते हुए आन्या दोबारा आदेश पर वार करने लगी तो रतिबाला उन दोनों के बीच आ गई। इस बार घाव रतिबाला को ही हो गया। दोनों वैम्पायर को घायल देखकर सारे चमगादड़ हवेली छोड़कर चले गए। आन्या खुश थी कि एक ही बार में उसने दोनों को मार दिया। वो भी हवेली से बाहर निकल कर आई और हवेली में आग लगा दी। आदेश, तुम्हें जीना होगा। शैतान का राज कायम करने के लिए हम में से किसी एक का बचना जरूरी है। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, मेरा खून पियो और यहाँ से चले जाओ। अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। रतिबाला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आदेश, तुम्हें जाना होगा तुम्हें। रतिबाला के कहने पर आदेश ने उसकी गर्दन पर अपने दांत लगा दिए। उसे तुरंत वैम्पायर का खून मिल गया था। अब आदेश ठीक था। हवेली के जलने के पहले आदेश हवेली से बाहर निकल गया। एक पेड़ पर उल्टा लटक कर आदेश जलती हुई हवेली को देख रहा था। तुम्हें लौट कर आना होगा रतिबाला। हमें मिलकर इस दुनिया पर शैतान का राज कायम करना है। आओ, लौट कर आओ रतिबाला, आ जाओ। हवेली जल रही थी और दूसरी तरफ दूर कहीं एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके जन्म से ही बड़े बड़े नाखून और दांत थे।